हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लाइट रिएक्शंस के बारे में सारी बातें कर ली थी कि किस तरीके से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, उनका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है एंड एटीपी एंड NADPH2 का जनरेशन होता है और वो उसके एंड प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम उन एनर्जी का इस्तेमाल करके CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स करते हैं एंड दैट इज द सेकंड और द बायोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो यस, आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क रिएक्शंस की। अब वैसे तो ये जो नाम डार्क रिएक्शन है ये एक तरीके का गलत नाम है। क्यों? ऑल्दो ये रिएक्शन लाइट एनर्जी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते, बट ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये रिएक्शंस डार्क में या एब्सेंस ऑफ लाइट में नहीं हो सकते, तो इनको डार्क रिएक्शन कहना एक गलत नाम है, बट कहा गया है तो हम यही नाम फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली दे आर नॉट एग्जैक्टली डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये रात में हो सकते हैं या एब्सेंस ऑफ लाइट में हो सकते हैं। ये डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करते, बट यस, लाइट की प्रेजेंस में ही होते हैं। ठीक, इनको बायोकेमिकल या बायोसिंथेटिक फेज कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिंथेसिस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज बायोसिंथेसिस, और केमिकल की सिंथेसिस होती है, दैट इज व्हाई इट इज बायोकेमिकल फेज। ऐसा कुछ काम होता है, ये सजेशन दिया था ब्लैकमैन ने, इसीलिए इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। इन सारे काम को होने के लिए जो जगह चाहिए वो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का। क्यों? वहां पर एंजाइम है, वहीं पर एनर्जी है, तो जहां उससे रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वहीं पर वो काम होगा। सो द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ इसको पहली बार अच्छे से स्टडी किया था मेल्विन केल्विन और उनके एसोसिएट बेल्सन ने। इन्होंने क्या किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस पे काम किया था, 2 एल्गी पे काम किया था, क्लोरेला एंड सेनेडेस्मस, और इस्तेमाल किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, दैट इज C14। किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव फॉर्म, उसको हम ट्रेसर एलिमेंट भी कहते हैं, बिकॉज ये किसी पाथवे को ट्रेस करने में हेल्प करता है। तो जब उनको ये समझ में आ गया कि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस कार्बन को ही रेडियो एक्टिव कर दिया जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चेंज हुआ। तो जब इन्होंने ये टेक्निक अप्लाई की तो इन्होंने नोटिस किया कि ये एक सर्कुलर पाथवे है, जहां से काम शुरू होता है वापस वहीं पहुंचता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ साइकिल। प्लस इस साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड तब से इसे हम C3 साइकिल कहते हैं या इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। जिन्होंने काम किया उनके नाम पर इसे डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए फोटोसिंथेसिस के आज हम सेकेंड फेज की बात करने जा रहे हैं, एंड द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डार्क रिएक्शन, द सेकेंड बायोसिंथेटिक और बायोकेमिकल फेज। It was suggested by Blackman, therefore also known as Blackman's reaction. Dark reaction is a misnomer. Misnomer का क्या मतलब हुआ? ये गलत नाम है, ये नाम नहीं होना चाहिए। It cannot occur in dark or absence of light. Although it does not directly dependent on night energy, but it requires the product of light reaction, and those products are the assimilatory powers or energy compounds, that is ATP and NADPH2. इन दोनों की रिक्वायरमेंट इस रिएक्शन के लिए होती है, इस वजह से ये रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में नहीं हो सकते। साइट क्या है? दैट इज स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसको किसने सही से स्टडी किया है? मेल्विन केल्विन में। किसमें स्टडी किया है? एल्गल फोटोसिंथेसिस में। कौन सी एल्गी? क्लोरेला एंड सेनेडेस्मस, ये नाम ध्यान रखिएगा। क्या किया इन्होंने? रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन का इस्तेमाल किया, दैट इज C14, और एक बताया कि ये एक साइक्लिक पाथवे है जिसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3PGA, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। आप नोटिस करोगे कि बायो में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एसिड्स बनती हैं उनको कई बार उनके आयंस के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज हमारे अंदर एक्वस मीडियम है और ये डिसोसिएट एसोसिएट होते रहते हैं। तो फॉस्फोग्लिसरेट लिखा हो या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा हो, बोथ आर सेम थिंग, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बुक में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा होता है, बहुत सारी बुक में फॉस्फोग्लिसरेट लिखा होता है।
ठीक है। सो दिस इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इसी वजह से इसका नाम पड़ा C3 साइकिल, क्योंकि पहला 3 कार्बन कंपाउंड था और इसको कहा गया कैल्विन साइकिल क्योंकि इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था। तो अब हम बात करेंगे कि इस C3 साइकिल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे काम होता है और क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ C3 साइकिल। तो ये देखिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल को हम PCR भी कहते हैं ना। ये PCR कंफ्यूज मत होना, बायोटेक्नोलॉजी वाला पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं है। ये है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू आप कार्बन को रिड्यूस कर रहे हो, दैट इज PCR। इसको रिडक्टिव पेंटोज पाथवे भी कहते हैं क्योंकि एक 5 कार्बन कंपाउंड यानी पेंटोज का रिडक्शन होता है और वो पाथवे है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, PCR साइकिल और RPP, रिडक्टिव पेंटोज पाथवे। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो हमको CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जिसका आप रिडक्शन करेंगे इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो सबस्ट्रेट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, हमें इस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, द एसिमिलेटरी पावर्स, और वो है एनर्जी कंपाउंड्स ATP एंड NADPH2। तीसरा, इस CO2 को कैप्चर करने के लिए एक CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए एंड द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन प्लांट्स इज RUBP, रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन कीटो शुगर होता है। और ये एडिशन ऑफ CO2 टू RUBP, एडिशन ऑफ CO2 टू एनीथिंग इज कार्बोक्सिलेशन, and carboxylation of RUBP requires an enzyme and that is Rubisco. Rubisco is the most abundant enzyme and protein of the entire world. पूरे लिविंग वर्ल्ड का सबसे abundant प्रोटीन और एंजाइम जो है वो Rubisco है। और Rubisco के बारे में कुछ खास बातों के बारे में बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं द रिक्वायरमेंट। सबसे पहला सबस्ट्रेट, CO2 एज सबस्ट्रेट। दूसरा ATP एंड NADPH2, द एनर्जी कंपाउंड्स, जिनको एसिमिलेटरी पावर्स भी कहते हैं। तीसरा RUBP, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, अ 5 कार्बन कीटो शुगर, दैट इज रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। एंड चौथा Rubisco एंजाइम, दैट इज रिबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये RUBP का कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है, यानी ये RUBP में CO2 भी ऐड कर सकता है और समय पर ये RUBP का ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है, मतलब उसमें O2 भी ऐड कर सकता है। और ऐसा क्यों कर सकता है, बिकॉज यू ऑल नो दैट एंजाइम्स में पॉकेट्स होती हैं जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है, उसे कहते हैं एक्टिव साइट्स। तो इसकी एक्टिव साइट CO2 और O2 के लिए एग्जैक्टली सेम होती है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन में जो इस समय एटमॉस्फेयर का CO2 कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन में ये ज़्यादा प्रिफर करता है CO2 को, लेकिन किसी वजह से CO2 कम हो जाए या ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ऑक्सीजन भी एडअप करने लगता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने Rubisco की कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखोगे दैट इट इज़ most abundant enzyme and protein of the world. This is most abundant enzyme of the world. ये most abundant enzyme या प्रोटीन है पूरे लिविंग वर्ल्ड का। ये एक लौता ऐसा एंजाइम है जो CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकता है। आपने और साइकिल्स के नाम सुने होंगे, C4 साइकिल, कैम पाथवे, वो सब सिर्फ CO2 ट्रांसफर कर सकती हैं। द ओनली एंजाइम which is responsible for CO2 reduction into carbohydrate is Rubisco। यानी इस पूरी दुनिया का खाना प्रोवाइड करने वाला जो एंजाइम है वो Rubisco है। अगर ये नहीं होगा तो CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम है तो इसके कुछ नखरे भी हैं। देखते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, इट कैन कैटेलाइज बोथ कार्बोक्सिलेशन, क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ CO2, एंड ऑक्सीजनेशन, दैट इज एडिशन ऑफ O2 टू RUBP। क्यों ऐसा कर पाता है, बिकॉज इट हैज सेम एक्टिव साइट फॉर बोथ CO2 एंड O2। बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 एट नॉर्मल CO2 एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन। कहाँ पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर एंड इट्स अर्लियर नेम वॉज कार्बोक्सी डिस्म्यूटेज। तो ये हमको
क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मिलता है, इसीलिए ये डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। लो टेम्परेचर पर ये काम नहीं करता, इनएक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है। इसका मतलब इसको एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए टू बी एक्टिवेटेड, टू बी फंक्शनल। एंड प्लस ये लाइट सेंसिटिव भी होता है, ये लाइट के एब्सेंस में भी एक्टिवेटेड नहीं रहता। एंड दैट इज वाई डार्क रिएक्शन कैन नॉट अकर इन डार्क, क्योंकि उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो डार्क में एक्टिवेटेड कंडीशन में होगा ही नहीं, फंक्शनल नहीं होगा। और इसको पहले कार्बोक्सी डिस्म्यूटेज कहा जाता था। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अब हम देखेंगे कि C3 साइकिल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे काम होता है, और फिर कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी उसमें लगती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ C3 साइकिल। So let's talk about the steps of C3 cycle. सबसे पहले, सबसे क्रूशियल, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो C3 साइकिल का होता है, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ CO2 बाय RUBP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को। तो सबसे पहले एडिशन होता है CO2 का RUBP में। अब आप सब जानते हैं RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है। आप इसमें CO2 ऐड कर रहे हो, CO2 में 1 कार्बन है, तो 5 कार्बन में 1 कार्बन जुड़ा तो टोटल कितना हो गया, 6 कार्बन। तो पहले एक मॉलिक्यूल बनता है 6 कार्बन फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज हेक्सोस फॉस्फेट। बट जैसे मैंने बताया था कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो 3 कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये हेक्सोस फॉस्फेट स्टेबल नहीं होता, ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो बट ऑब्वियस सी चीज है कि 6 कार्बन के कंपाउंड को आप 2 मॉलिक्यूल में तोड़ोगे तो वो 3-3 कार्बन के बन जाएंगे। तो वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, and this step is known as carboxylation step. Next, you all know that CO2 में C है, O है। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या ऐड करना है, H। तो एडिशन ऑफ H इज रिडक्शन। हालांकि ये बहुत मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, आपकी एनसीईआरटी में एक ही स्टेप में दे दिया है, तो हमें बस इतना याद रखना है कि रिडक्शन स्टेप कहते हैं इसको। और यहाँ हमें 2 ATP और 2 NADPH2 के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 6। उन 6 कार्बन में से 1 कार्बन ग्लूकोज को दे दिया जाएगा और बचा कितना, 5। उस बचे 5 कार्बन को यूज किया जाएगा टू रीजनरेट RUBP फॉर द नेक्स्ट साइकिल। और इस रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP फिर लगेगी। मतलब सीधी सी बात इतनी कि पूरी साइकिल में केवल 1 ही कार्बन ग्लूकोज को दिया जाता है, वो वाला जो बाहर से आपने CO2 के फॉर्म में कैप्चर किया। और पूरी साइकिल में एनर्जी कितनी लगती है, 2 ATP 2 NADPH2 रिडक्शन स्टेप में और 1 ATP रीजनरेशन स्टेप में, यानी टोटल 3 ATP 2 NADPH2 पर कार्बन। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6। तो ये सारी एनर्जी 6 टाइम्स लगेगी, यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको C3 साइकिल 6 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स में क्या क्या है। हमें 3 स्टेप में बहुत इजी से इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, 3 स्टेप्स। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ CO2 टू RUBP, इट रिक्वायर्स रुबिस्को एंड इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। इस लाइन से क्वेश्चन आता है, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। रिडक्शन, इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 2 ATP एंड 2 NADH2 and regeneration, it requires 1 ATP and it regenerates the RUBP for the next cycle. साइकिल को देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। RUBP यहाँ से काम शुरू हो रहा है, इसने CO2 को एक्सेप्ट कर लिया, 5 कार्बन है, 1 कार्बन जुड़ा, कितना हो गया, 6 कार्बन। दिस एडिशन ऑफ CO2 is carboxylation, it requires the enzyme Rubisco and it is the most crucial step. लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, तो इट कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड व्हिच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसीलिए इसको कहते हैं C3 साइकिल। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू, इट इज रिड्यूस्ड वाया मल्टीपल स्टेप्स, जिसमें ये बीच में स्टेप आता है। ऑल्दो ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर इससे क्वेश्चन आ जाता है। और हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इस स्टेप पे 2 ATP और 2 NADPH2 यूज्ड अप हो जाएंगे एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ADP एंड NADP+। ना 3 कार्बन कंपाउंड्स को ट्रायोस फॉस्फेट्स कहते हैं। तो हमारे पास 2 ट्रायोस फॉस्फेट हैं, या कह लो टोटल 6 कार्बन है, जिसमें से 1 कार्बन हम ग्लूकोज को दे देंगे। और जब ग्लूकोज तैयार हो जाएगा तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग 5 कार्बन है, इसका इस्तेमाल होगा RUBP के रीजनरेशन में, और वहां 1 ATP का इस्तेमाल फिर हो जाएगा और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी RUBP से, और ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। यानी पर साइकिल सिर्फ 1 कार्बन फिक्स होगा इनटू
ग्लूकोज। कौन सा वाला? जो बाहर से CO2 के फॉर्म में एक्सेप्ट हुआ है। तो अब हमको देखना है कि क्या एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। अच्छा, एक और बात कि सभी प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स आर परफॉर्मिंग C3 पाथवे। मैंने पहले भी बताया कि इट इज द ओनली पाथवे जिससे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी आप C4 पाथवे पढ़ते हो, CAM पाथवे पढ़ते हो, वो CO2 को ट्रांसफर करने का तरीका है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता। यानी अगर C4 प्लांट भी है उसमें भी C3 साइकिल जरूर होती है। C3 इज द यूनिवर्सल साइकिल। अब जैसे हमने नाम लिया C3 प्लांट और एक नाम लिया C4 प्लांट, तो जैसा मैंने कहा कि C3 पाथवे तो सब में होता है, तो यानी सभी प्लांट C3 प्लांट्स होने चाहिए। यस इट इज, बट हम सिर्फ उन प्लांट्स को C3 प्लांट्स कहते हैं जिसमें केवल और केवल C3 साइकिल चलती है। अगर किसी प्लांट में C3 के साथ और कोई साइकिल चल रही हो तो फिर उसको उस नाम से डिनोट कर दिया जाता है। तो अगर आपको लिखा हो C3 प्लांट एंड C4 प्लांट, मतलब क्या हुआ, दोनों में C3 पाथवे हो रहा है, पर C4 प्लांट में C3 पाथवे के साथ C4 पाथवे भी हो रहा है। बात मेरी समझ में आई? तो सभी प्लांट्स में C3 पाथवे होना कंपलसरी है। तो ये पाथवे, ये साइकिल सभी ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाया ही जाता है। इट इज कंपलसरी, ठीक है। और मैं कुछ वो नाम लिखा दूंगी जिसमें सिर्फ C3 पाथवे पाया जाता है, जो आपको NCERT के अकॉर्डिंग ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द एनर्जी रिक्वायरमेंट पर C3 साइकिल। सो ये देखिए द एनर्जी कैलकुलेशन पर C3 साइकिल इन फोटोसिंथेसिस। तो एज आई टोल्ड यू कि हर C3 साइकिल में एक ही CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है, यानी सिर्फ एक कार्बन फिक्स होता है। रिडक्शन स्टेप पे कितनी एनर्जी लगेगी? 2 ATP एंड 2 NADPH2, और रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP। तो टोटल ATP कितनी हो गई? 3 ATP एंड 2 NADPH2। सो दिस इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड पर कार्बन फिक्स्ड बाय C3 साइकिल। तो C3 साइकिल के थ्रू इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हर कार्बन को फिक्स करने के लिए। अब हम जानते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज 6 कार्बन्स। C3 साइकिल हैज टू अकर 6 टाइम्स, क्योंकि हर साइकिल में एक कार्बन फिक्स हो रहा है, और ग्लूकोज में कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है। तो इस वजह से यहाँ पर ये साइकिल आपको 6 बार करनी पड़ेगी। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? 6 इंटू द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ये है, तो 6 इंटू टोटल एनर्जी, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 18 ATP एंड 12 NADH2 फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर हमें C3 साइकिल से फिक्स करना है तो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 18 ATP एंड 12 NADPH2। अब मैंने आपको बताया था कि वैसे C3 पाथवे हर प्लांट में होता है, तो वैसे देखा जाए तो एवरी प्लांट इज C3 प्लांट, बट हम सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को C3 प्लांट कहते हैं जिनमें केवल और केवल C3 साइकिल होती है। तो कुछ एग्जाम्पल आपकी NCERT में मेंशन्ड है, दैट इज व्हीट, राइस, solanum, bell pepper, that is capsicum, etc. तो these are the examples of C3 plants. ये C3 plants के examples हो गए। आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, इसको NCERT से लाइन बाय लाइन रीड करिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।